वेरी फाइन बेटे। सो अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, क्या आपको क्यूलम्स लॉ के बेसिक्स करवा दिए हैं क्लास में? दिखाओ। क्यूलम्स लॉ के बेसिक बेसिक्स करवा दिए? यस सर। ओके, बस ठीक है बेटे। तो हम इसको क्वेश्चन ओरिएंटेड बना देते हैं, और जहां जहां पर मेरे को ऐड ऑन करना पड़ेगा मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है? क्वेश्चनों की सपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, और जहां जहां पर मेरे को थ्योरी का इनपुट देना होगा तो मैं दे दूंगा। असाइनमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटे? असाइनमेंट बोलो, यस और नो। ओके, तो सभी बच्चे लिखेंगे क्यूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्यूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमारा टारगेट है। लो बच्चे, let's study what our first question says. 2 point charges of 4 microcoulomb and 1 nanocoulomb are kept 3 millimeter away in vacuum. What is the force of repulsion between them? शाबाश। What is the force of repulsion between them? और देखो ऑप्शन में ना केवल न्यूटन में आंसर दिए हुए हैं, डाइन में भी आंसर दिए हुए हैं। +2 medical students, I have read the first question. Please go through the first question statement. 2 point charges of 4 microcoulomb and 1 nanocoulomb are kept 3 millimeter away in vacuum. What is the force of repulsion between the two charges? Okay? तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करो बेटे, देखो आप कर पाते हो कि नहीं। शाबाश। Q1 is given to us as 4 microcoulomb और Q2 is given as 1 nanocoulomb. The gap between their centers is 3 millimeter and charges are placed in vacuum. Charges are placed in vacuum. Okay. Now he is asking what is the force between them. शाबाश। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई योर बेस्ट। देखते हैं कौन सा बच्चा इसको परफॉर्म करता है। जब तक आप ये क्वेश्चन करते हो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बना लेता हूँ। शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई योर बेस्ट। Is there any student with the answer, ready with the answer? So what I am observing, nobody is answering bete. So that means a little bit slow in calculations. Otherwise data is not tough. तो मैं अपने बच्चों को करके दिखाता हूँ, सभी बच्चे देखो। शाबाश बेटे। Everybody knows according to Coulomb's law the force is given by K Q1 Q2 upon R square. K Q1 Q2 upon R square. This K is Coulomb's constant. What is it? Coulomb's constant. Or what is the value of K in SI unit for vacuum? For vacuum, it is SI unit. Can anybody tell me what is its value? शाबाश बेटे। 9 into 10 raised to power 9 is its value. So Q1 is 4 microcoulomb, that is 4 into 10 to minus 6 coulomb, because SI unit is a coulomb.
तो क्यूलम में डाटा पुट करना है। 1 नैनो क्यूलम इज 1 into 10 raised to power minus 9 coulomb, and distance between them should be in meters. So what to do? 3, देखो मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर में, तो हायर लेंथ यूनिट में 10⁻³ मीटर आ गया। ओके, तो आफ्टर डूइंग दिस नाउ यू पुट द डाटा। f is equal to 9 into 10 raised to power 9 बच्चे, शाबाश। 4 into 10 raised to power minus 6, then your 1 into 10 to power minus 9, देन नीचे देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब r की वैल्यू 2 बार पुट करनी पड़ेगी। 3 into 10 to minus 3 और 3 into 10 raised to power minus 3, ऐसे लिख लिया करते हैं। अब जो बिना पावर्स के है ना, बेटे साइलेंस, एक्सपोनेंशियल पार्ट को छोड़कर बाकी सॉल्व कर दो। देखो 3 और 3 ये दोनों 9 बन गए और 9 से कट। सो एफ के अंदर आपके पास सिर्फ पावर्स बची और ये 4 बचा। 4 इंटू देखो 10 टू पावर 9, 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 9, ये 3 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर प्लस 3, ये -3 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर प्लस 3। और गौर से देखो f इज इक्वल टू 4 और 9 से 9 कट, और ये 6 नेगेटिव का और 6 पॉजिटिव का ये भी कट। 10 रेज टू पावर 0 आ गया बच्चे। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज ओके, आंसर इज 4 न्यूटन। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन गलत छप गया, इसको 1 को 4 कर दो बेटे, सेकंड ऑप्शन को 1 को 4। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आया आपके सामने, राइट। फिर से देख लो, इसमें इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर इसमें क्रक्स क्या है, क्या क्या याद करें, पहली बात आपको ये याद करनी है, कौन सी, कि 1 नैनोमीटर 10 टू पावर -9 क्यूलम होता है। देखो 1 नैनो क्यूलम 10 टू पावर -9 क्यूलम होता है, ठीक है। और दूसरा बच्चे 1 माइक्रो क्यूलम 10 टू पावर -6 क्यूलम होता है, सेकंड पॉइंट। और तीसरा कौन सा याद करना है, ऐसा यूनिट में के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको क्यूलम्स कांस्टेंट की ऐसा यूनिट में भूलनी नहीं है, भूलनी नहीं है। ओके, ये वाली। और फोर्थ फिर आपकी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो मैं इसको जितनी भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताई है इस क्वेश्चन में, वो क्या, क्यूलम्स लॉ का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये कन्वर्जन फार्मूला पता होना चाहिए, ये कन्वर्जन फार्मूला पता होना चाहिए, और क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो मैंने चारों चीजें रेड कलर से टिक करी हैं। अगर कोई बच्चा कम से कम नोट करना चाहता है, सुस्त से सुस्त बच्चा है, तो ये 4 चीजें जरूर नोट कर लो। अगर इससे भी ये भी नहीं नोट करते तो फिर आप अपना भला नहीं चाहते, यू आर एनिमी ऑफ योर सेल्फ। कम से कम ये 4 चीजें, टिक वाली, रेड टिक वाली। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे कई अच्छा मेरा कहना मान रहे हैं, जैसे ही मैंने ये 4 चीजें बोली बड़े बच्चे बड़े प्यार से नोट कर रहे हैं। वेरी गुड, ओबीडियंट स्टूडेंट है, ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, फोर वर्टिसेस हैं हमें, सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। 4 वर्टिसेस हैं और वो किसके वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के, और उसके ऊपर कितने कितने चार्जेस दे रखे हैं, वैल्यू दी है 2 कूलम 2 कूलम -2 -2। अब वो कहता है जो इस स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, ये पॉइंट जिस पे टीचर रेड निशान लगा रहे हैं, यहां पर कह रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 1 कूलम का प्लस चार्ज है। इसको हम स्मॉल क्यू कह दो या कुछ भी कह दो। कह रहा है इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन बतानी है आपने। क्या वो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, क्या इधर को है या इधर को है या इधर को है या इधर को, नेट फोर्स आपको बताना है, उसका डायरेक्शन। शाबाश। है कोई बच्चा जो बताएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन सा ऑप्शन सही है? शाबाश, कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? उतनी फिंगर्स खड़ी कर दो ना। तो मेरे को नॉन मेडिकल ने जवाब दिया, बहुत अच्छे। मेडिकल फर्स्ट सेक्शन नो आंसर। मेडिकल सेक आ गया फर्स्ट सेक्शन। मेडिकल सेकंड सेकंड सेक्शन एनी आंसर? फर्स्ट का ठीक है बेटे, आपका पता लग गया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। सेकंड में कोई नहीं बता रहा। एक सेक्शन ने कोई आंसर नहीं बताया भाई, बाकियों ने बताया। अब टीचर देखते हैं कि ये आपने सही बताया कि नहीं। देखो, पर्टिकुलरली सेकंड मेडिकल सेक्शन। हाँ, एक गुड़िया बता रही है प्यारी सी पीछे। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, आपका आंसर पता लग गया। लेट्स सी। अब बाकी बच्चे जिनको नहीं समझ आया, देखो देखो बेटे, ये जो 1 कूलम है ना, ये पॉजिटिव है। और बी वाला भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर को फोर्स आएगा, एक फोर्स इधर। ओके ओके। दूसरी बात, ये 2 कूलम पॉजिटिव है ए वर्टेक्स पर, और पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटर के ऊपर भी पॉजिटिव है। तो ये इसको पुश करेगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, दो फोर्स इधर को आ गए। अब ये -2 कूलम है। -2 कूलम कहता है कि मैं तो अट्रैक्ट करूंगा सेंट्रल चार्ज को। तो -2 कूलम का एरो भी इधर को आ गया। ये भी -2 कूलम है। ये भी सेंटर वाले चार्ज को इधर खींचेगा। एक बच्चा मेरे को कहता, किसी दूसरे बैच में, सर ये 1 भी तो -2 को इधर खींच सकता है। खींच सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी सेंट्रल चार्ज। तो सेंट्रल चार्ज किधर को जाएगा, हमने वो देखना। तो ये देखो, दो फोर्स इधर को आ गए, दो फोर्स इधर को आ गए। अगर दोनों इन दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड कर सकते हैं। तो एक फोर्स इधर आ गया बेटे, एक फोर्स इधर आ गया। और ये दोनों देखो चार्जेस सिमेट्रिकली दे रखे हैं, इसलिए ये दोनों एफ और एफ डैश इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। अब इनका रिजल्टेंट किधर को आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स +1 नॉलेज। तो वो बीचों बीच डाउनवर्ड आएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। शाबाश, सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आप मेरे को और सर को हाथ खड़ा करके दिखा दो, ताकि हमें हौसला हो जाए कि हमारे बच्चों को समझ आ रहा है, जिनका ये आंसर आया था, जिनका ये आंसर आया था। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत है। हाँ, एक लाइन कमजोर है सर, इधर वाली लाइन थोड़ी सी। चलो ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। अब आया बेटे असली क्वेश्चन, जिसमें मेरे को डाउट है कि आप कर पाओगे। देखो थर्ड क्वेश्चन। 2 point charges Q1 and Q2 of opposite polarity plus and minus respectively are placed r distance apart. The position vector form of the Coulomb's law for the force on Q1 by Q2। पोजीशन वेक्टर फॉर्म है इस बार। शाबाश, बताओ कौन सा सही है? मैं इतने स्पेस बना लेता हूं। ये है डायग्राम। और फोर्स कौन सा निकालना है बेटे? ये निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वाला निकालना है कोई बच्चा जिसने इसका आंसर सोचा हो? एक बच्चा मेडिकल में बता रहा है। ओके ओके ओके, मेरे को पता लग गया। मेडिकल सेकंड सेक्शन ही जवाब दे रहा है बस, और कोई नहीं दे रहा। जिसने सबसे हाँ ठीक है बेटे, आपको पता लग गया, पर मैं देखता हूँ ये आपका सही है कि गलत।
ओके, नॉन मेडिकल इज विद डिफरेंट आंसर, नॉन मेडिकल का डिफरेंट आंसर, आपका भी पता लग गया। मेडिकल ट्यूलिप नहीं बता रहा, मेडिकल ट्यूलिप का कोई आंसर नहीं। ओके, याद रहे, अगर गलत पता हो ना, समझ में नहीं आता तो चुप रहते हैं, आंसर नहीं देते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम्स में, एंट्रेंस। सो अब मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल स्केलर फॉर्मेट क्यूलम्स लॉ लिख लेते हैं, नॉर्मल स्केलर फॉर्मेट। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन लेकिन अपोजिट होती है, और उसको हम एफ कहते हैं, और वो बन गया के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये जो टीचर ने लिखा है इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्मेट। इसके बिना एक और फॉर्मेट होता है, कौन सा, वेक्टर फॉर्मेट। फिर एक और फॉर्मेट होता है, कौन सा, पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट। तो मैंने पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट पूछा है, अभी मैंने कौन सा लिखा, स्केलर फॉर्मेट, जो कि सारे बच्चों को पता होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वेक्टर फॉर्मेट सिखाऊंगा पहले, वेक्टर फॉर्मेट। ध्यान से देखना बच्चे, किसके ऊपर फोर्स पूछा है, वन के ऊपर, किसके द्वारा, टू के द्वारा, टू के द्वारा पूछा है, और ऊपर से ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं। अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो Q1 उसकी तरफ खींचेगा और Q2 Q1 की तरफ खींचेगा, दोनों एक तरफ जाएंगे। लेकिन हमसे कौन सा पूछा हुआ है पेपर में, ऑन वन ड्यू टू टू, ऑन Q1 वो आगे लिखते हैं, जो पीछे वाला डिजिट होता है बाय Q2, तो नेचुरली Q1 तो भाई उधर को जाएगा, उधर को, ठीक है, उधर को जाएगा कि नहीं। और ये जो वेक्टर उधर को जा रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर को है, वन से लेकर टू की तरफ। वन देखो एरो उधर जा रहा है, टेल से लेकर हेड की तरफ, वन से लेकर टू की तरफ जा रहा है। ओके, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस है, याद रहे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। किताबों में आमतौर पर एक ही जैसे दिए होते हैं, इसलिए बच्चे से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं फिर ऐसे लिखूंगा इसको, ध्यान से देखो, फोर्स ऑन वन टू, ये देखो मैंने मैग्नीट्यूड हटा दिया, इसका मतलब नहीं, सॉरी, मॉड हटा दिया, इसका मतलब मेरे को डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं वहां से देखकर, ये लिख दी, ये लिख दी। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन भी बतानी, डायरेक्शन इधर से उधर को है, तो इधर से उधर को वाला वेक्टर कौन सा होगा, वन से टू की तरफ, वन से टू की तरफ, वन से टू की तरफ। लेकिन अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब तो ये एक आर आर से कट जाएगा, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो मेरे को सिर्फ डायरेक्शन देनी है, इसलिए मैं पूरा वेक्टर मल्टीप्लाइड नहीं करूंगा, बल्कि उस तरफ को यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट वेक्टर, कैप लगा के। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे वन होता है, लेकिन वो अपने वाली डायरेक्शन फोर्स को दे जाएगा, इसलिए ये बन गया कैप लगा के वेक्टर फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट। वन टू, क्योंकि ये एरो किधर को जा रहे हैं, वन से टू की तरफ, तो यूनिट वेक्टर भी उधर को ही जाएगा, वन से टू की तरफ। एक चीज और देखो, शाबाश, कौन सी, प्लस वन की नॉलेज हमें कहती थी, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसके टोटल वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, टोटल वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ गए। ओके, तो इसका मतलब इसको मैं यहां रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या बन गया, F12 के Q1 Q2, गौर से देखना, आर ये लिखने लगा हूं, वन टू पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या ये सही हो गया, बच्चे कहेगा सर ये आपका आर स्क्वायर तो छूट गया,
पर मैंने उसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बताता हूं। क्योंकि ध्यान से सुनो, R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां R स्क्वायर लिखा हुआ है वहां मैं इसी तरह का फॉर्मेट लिख सकता हूं, ये वाला R12 मॉड, लेकिन स्क्वायर भी है। सर लेकिन आपने ये करा क्यों, बताता हूं क्यों करा। इसकी वैल्यू टीचर ने क्या करी, यहां पुट कर दी। अब जो टीचर लिख रहा है व्हाइट कलर से, फोर्स ऑन 12 के, ध्यान से सुनना, अब क्या लिख रहा है टीचर, Q1 Q2, और नीचे देखो ये स्क्वायर के साथ है, ये सेम चीज लिखी हुई है, ये बिना स्क्वायर के है। इनको मल्टीप्लाई करा तो R12 मॉड क्यूब और ब्रैकेट बंद और बाहर टोटल पूरा वेक्टर। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं ये पोजीशन वेक्टर भी सही है, ये पोजीशन वेक्टर भी सही है, और बिल्कुल प्रोफेशनल ये पोजीशन वेक्टर भी, सॉरी, ये वेक्टर फॉर्म भी सही है, ये वेक्टर फॉर्म भी सही है, ये वेक्टर, तीनों की मैंने अपने बच्चों को वेक्टर फॉर्म सिखा दी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, तो वो भी सिखाता हूं। पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इस केस। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटे, सबसे मुश्किल बात आ गई। आपने इन्हीं दो पॉइंटों को ले लेना। सर ओके ले लिया, यहां पर हमारा है Q1 और यहां पर है Q2। टीचर कहता है कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन, तो यहां तक के पोजीशन वेक्टर को क्या बोलोगे। बच्चा कहेगा सर पोजीशन वेक्टर, मैथ की नॉलेज, R1 बोलेंगे। इसकी पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है। सर ये R2 बताऊंगा मैं। ओके, बहुत अच्छी बात। अब टीचर कहता है कि वो वाला वेक्टर भी ड्रा कर दो जिसको हमने यहाँ यूटिलाइज करा है, ये वाले। सर मतलब मैं ऐसे से ऐसे लाइन लगा दूं। मैं कहूंगा नहीं बेटे, ऐसे से ऐसे लगाओगे वो तो R21 हो जाएगा। हमारा देखो ये उधर को गया था, हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे एरो, हम उधर को लगाएंगे। ओके सर, R12 लगा दिया आप। सर अब क्या करूं, अब मैं बच्चों को बोलूंगा +1 का ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो। एक वेक्टर यहां लिया, खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर यहां से शुरू हुआ, ये दोनों वेक्टर इन ऑर्डर है। ठीक है सर, R1 एंड R12 दोनों वेक्टर इन ऑर्डर है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल उनका रिजल्टेंट देता होता है। ये देखो, ये क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब जो मेरे को वेक्टर चाहिए, यहां पर ये वेक्टर चाहिए, वो मेरे को निकालना है, तो इसको मैं इधर ले जाऊं, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R12 वेक्टर। अब इस वेक्टर को उठा के यहां भी पुट कर दो बच्चे, यहां भी पुट। सो तो मेरा फाइनली पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो ये ऐसे ही लिखना है, F12 के, ये वैसे ही लिखना है Q1 Q2। अब ध्यान से देखना, R12 का क्यूब, तो मेरा R12 ये पड़ा, तो मैं लिखूंगा R2 वेक्टर R1 वेक्टर, मॉड लगा दिया, उसका क्यूब, ब्रैकेट क्लोजिस, और दूसरी ब्रैकेट में पूरा वेक्टर लिखना है बिना मोड से। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो मैं भी पूरा वेक्टर ले लेता हूँ, R2 माइनस R1, और ये सब ब्रैकेट लगा दिए और ये बंद कर दिए। ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब देखो ये कौन सा सही है। नीचे हमें चाहिए R2 R1। अब कौन से बच्चे ने सी थर्ड ऑप्शन बोली थी, रेज योर हैंड ईमानदारी से। थर्ड ऑप्शन किसने बोली थी क्लास में, देखो किसी ने नहीं बोली, तीनों सेक्शनों में से किसी ने नहीं बोली। जानते हो बच्चे आपसे ये गलती क्यों होगी, क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है। और जो किताबों में होता है, ये सर ने क्लास में कराया होगा, उन्होंने सिमिलर चार्जेस लिए होंगे, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो आपने रट्टे से बता दिया है। ऐसे नहीं,
लॉजिक से बताना है, लॉजिक से। इसीलिए मैंने जानबूझकर अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस लिए। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, जिनको समझ आ गया रेज योर हैंड बेटे। शाबाश 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 शाबाश। इसको घर जाके एक बार जरूर देखना है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है पोजीशन वेक्टर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? Infinite number of charges, each of 4 coulomb are placed on the x-axis, x1 पर, x2 पर, x4 पर, x8 पर, और 1 कूलम का चार्ज रख दिया उसने ओरिजिन पर। उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना? देखो, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया उनको बता देना चाहता हूं मैं। शाबाश। ये है अपना ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ बेटे, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 कूलम। इसको हम क्यू कह देते हैं, चलो ठीक है, कैपिटल क्यू। और x1 के ऊपर ये पोजीशन कौन सी? x1। इसके ऊपर कितना चार्ज पड़ा है? 4 माइक्रो क्यूलम। ठीक है, इसको हम Q1 कह देते हैं। फिर x4 पे ले, 2 पे लेना, 2 पे, 2 पे ये ले लो, 2 पे, वो भी 4 माइक्रो क्यूलम, मान लो Q2 है। फिर x3 पे कुछ नहीं लेना, x4 पे लेना है, x4 पे, और वो भी इतना ही है, 4 माइक्रो क्यूलम। लेट्स कॉल इट Q3। फिर x8 पे लेना जाके। अब एक चीज देखो बेटे, x1 का डबल x2, x2 का डबल x4, x4 का डबल x8, x8 का डबल x16, इन्फिनिटी तक जा रहा है वो। और सारे के सारे चार्जेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाना। गौर से देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। इसका मतलब नेट फोर्स सारे एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। ध्यान से सुन लो बेटे, नॉन मेडिकल के बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, तो नेट फोर्स इधर को आएगा। अब इस नेट फोर्स को हम निकालते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तब उनको सीधा ऐड कर सकते हैं हम। लो, पहले इन दोनों का फोर्स करते हैं, इन दोनों का। क्या करें? के क्यू, Q1 अपॉन इतना हिस्सा, इतना हिस्सा कितना? 1 का स्क्वायर, प्लस के Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस के Q3 अपॉन यहां से यहां तक 4 का स्क्वायर, एंड इसी तरह से आगे आगे। एक बच्चा कहेगा सर, बोलते तो आप Q1 Q2 Q3 हो, लिखते हो आप Q, ये क्या बात हुई? इसलिए मैंने देखा कि सारे चार्जेस बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो क्यों ना उनको आपस में सिर्फ क्यू से ही रिप्रेजेंट कर दें। तो मैंने सभी को क्यू से लिख दी, क्योंकि है ही सारे 4 माइक्रो क्यूलम, 4 4। तो सर इससे आप क्या करोगे? इससे मैं कॉमन लूंगा, के क्यू कॉमन आ गया। सर फिर क्या करोगे? 1/1 का स्क्वायर बेटे 1 आ गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का स्क्वायर सर 1/16, 1 उधर 8 था, 8 का स्क्वायर 1/64। ऐसे ऐसे चलता रहा। अब देखो, कौन बच्चा बताएगा ये ब्रैकेट के अंदर क्या चीज बन गई? मैथ की कोई पर्टिकुलर सीरीज बनी है? कोई बता सकता है कौन सी? कौन सी सीरीज बनी है मैथ की? बेटे +1 कमजोर है मैथ। ये कौन सी सीरीज है, आपको पहचान हो जानी चाहिए। नॉन मेडिकल का एक बच्चा बताएगा कौन सी बेटे। दोबारा बताना पड़ेगा, आपने पहले ही बोल दिया ऑन करने से पहले ही, माइक को ऑन करने से पहले ही बोल दिया। एक बार फिर से बोलो, नॉन मेडिकल सारी क्लास कौन सी सीरीज है? बहुत अच्छे, नॉन मेडिकल पास हुआ। मेडिकल बताएगा कोई? ट्यूलिप में कौन सी सीरीज है? ओहो, मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से नहीं करे।
मेडिकल सेकंड सेक्शन ट्यूलिप के बिना वाला नहीं बताया। तो सभी बच्चे याद रखें, ये एक जीपी सीरीज है। तो मेडिकल के सेक्शंस के लिए मैं पहले अलग से मैथ समझाऊं। देखो, ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए कांस्टेंट है, आर का मतलब होता है कॉमन रेशो। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंफिनिटी तक जाता हो, इंफिनिटी तक, और लास्ट वाली लाइन हो ए आर रेज टू पावर एन, तो सम ऑफ जीपी क्या होएगा? सम ऑफ जीपी, उसका फार्मूला कोई बच्चा बता सकता है? नॉन मेडिकल में व्हाट इज द सम ऑफ जीपी? गंदी बात, गंदी बात कर दी बच्चे आपने। नॉन मेडिकल का बताना चाहिए। शाबाश बेटे। ए अपॉन 1 - r करूं कि r-1? 1 - r तब होता है जब रेशो लेस देन 1 हो। r-1 तब होता है जब रेशो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है। और देखो, ये देखो, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, r आ जाएगा। थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, r आ जाएगा। अब गौर से देखो आप, अगर 1/16 को, ये थर्ड टर्म है, 1/4 से मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1/16, और ये 4 ऊपर चला गया, 4/1, ये 1/4 आएगा। रेशियो आ गया 1/4, कॉमन रेशियो, जो कि लेस देन 1 है। मेडिकल के बच्चे देखो, कॉमन रेशियो लेस देन 1, तो आर को पीछे रखना है, आर को आगे नहीं करना। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? ए। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है इधर? 1। तो लगा दो ये फार्मूला ब्रैकेट के अंदर अंदर, सम ऑफ सीरीज, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी तक जाता है। ओके बेटे, के क्यू क्यू इन द ब्रैकेट, ध्यान से देखो टीचर क्या करने लगा। ए अपॉन 1 - r, ए का मतलब 1, फार्मूले वाला 1, कॉमन रेशियो अभी टीचर ने निकाल के सिखाई आपको। थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर, नहीं, फोर्थ को सेकंड से कर दो, या थर्ड को सेकंड से कर दो, थर्ड फोर्थ को थर्ड से कर दो, थर्ड को सेकंड से कर दो, आर आ जाता है। जैसे गौर से देखो इधर, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करूंगा तो अपने आप कॉमन रेशियो का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने 1/4 निकाला था। तो ये इसको ऐसे कर देंगे, और इसको सॉल्व करके देखो, ये बन जाएगा 3/4। आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर भी बन जाएगा ओवरऑल 4/3। अब इनकी वैल्यूज रख दो। शाबाश, इसमें वैल्यूज रख दो। F इज इक्वल टू क्यूलम्स कांस्टेंट में K की वैल्यू ऐसे यूनिट वैक्यूम 9 × 10⁹, कैपिटल वाला क्यू 1 क्यूलम, स्मॉल वाला क्यू 4 माइक्रो क्यूलम है, गलती मत कर देना, 4 × 10⁻⁶। और ये सारा साथ में 4/3। बस कैलकुलेशंस आप खुद कर लो बच्चे। इसको इससे कट कर दो, 3 आ गया। 16 × 3 48, 48 × 10⁻³ न्यूटन। ऐसे हमारा आंसर आ गया। ओके। और आपको पता ही है कि अगर एक के बाद डेसिमल लगाना हो, यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो सबसे आखिर में पूछ सोच लेते हैं, इसको इधर जंप करना पड़ता है तो पावर बढ़ जाती होती है। 4.8 × 10⁴ न्यूटन साइंटिफिक नोटेशन में, और आपको आंसर मिल ही गया होगा। ओके, ऑप्शन बताओ कौन सी सही है? डी ऑप्शन। तो ये मेरे बच्चे जिनको ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, मेडिकल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस चीज में मैं एक एक अगर अच्छा टीचर है तो अपने बच्चों को सजेशन देता है। पहली बात, +1 मेडिकल के बच्चे जाकर मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज कर लो, नंबर 1। नॉन मेडिकल के बच्चे अपने मैथ के फार्मूले एक बार सिर्फ फिर से देख लो, एपी के, जीपी के, क्वाड्रेटिक के, इस ग्राफ एक बार दोबारा उनको ये रिवाइज करो। मेडिकल को याद करना पड़ेगा बेटे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सभी बच्चे। एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट आज का।
आज का लास्ट करूंगा बस, ठीक है, अगर बाकी अगली बार करेंगे इसे से। माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डी, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है बेटे, और इन दोनों में गैप है स्मॉल डी। ओके, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो है एफ, एफ इसका फोर्स दे रखा। ओके, अब वो कहता है 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड, चाहे इधर से इधर कर दो चाहे इधर से इधर कर दो, 25% ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो नया वाला फोर्स एफ डैश क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पुराने वाला एफ? कोई बच्चा बताएगा कैसे करना है? 25% ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू नेगेटिव चार्ज और वाइस वर्सा। व्हाट इज द न्यू फोर्स? शाबाश। 25% का मतलब क्या होता है बेटे? 100 का 1/4, 100 का 1/4, यानी इस कैपिटल क्यू का 1/4 आपने ट्रांसफर करना है, 1/4। ओके, तो 1/4 ट्रांसफर करना है, क्या करना है ध्यान से देखो, क्यू माइनस क्यू बाय 4 माइनस कर दो, उधर जाके वो ऐड हो जाएगा, तो ये इधर रह गया और उधर क्या होएगा, माइनस क्यू में प्लस क्यू बाय 4 ऐड कर दिया। ओके, इधर कितना बन गया देखो, 3Q/4, और उधर कितना बन गया नया वाला फोर्स देखो, 1 में से 1/4 माइनस, ये 3/4 नेगेटिव हो गया, ये कितना हो गया 3/4 नेगेटिव क्यू हो गया। अब गैप उसमें डी ही है, तो नया क्यूलम फोर्स क्या होगा, के 3Q/4, 3Q/4 अपॉन डी का स्क्वायर। तो एफ डैश कितना हो गया, 3/4 दोनों बाहर ले लो, 9/16 के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन ये क्या चीज है, ये ब्रैकेट क्या है, ये पुराना फोर्स, ओरिजिनल फोर्स क्या होता, के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एफ डैश कितना हो गया 9/16 ओरिजिनल फोर्स। सी ऑप्शन। समझ आ गया या नहीं? यस और नो, रेज योर हैंड। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मेरा दिल से शाबाश देने को मन है आपको, क्योंकि देखो बहुत अच्छा पढ़े हो आप, बहुत अच्छा। थैंक यू बेटे, बाकी हम अगली बार करें। थैंक यू सर।